हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे सीटेट पेपर 1 की, जो कि आपका कक्षा 1 से 5 के लिए होता है। इसमें हम जानेंगे PYQ। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले भी हम 2-3 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, तो इसमें हम PYQ पढ़ रहे हैं, यानी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। किसके लगा रहे हैं? हम हिंदी के। तो ये जो आपका सीटेट है, ये हुआ था आपका 28 जुलाई 2013 को। ठीक, तो हम इस सेट को लगाने से पहले जो पिछला सेट लगाया था हमने अपना, तो उसमें एक प्रश्न हमसे गलत हुआ था। माफ़ी चाहेंगे, हमसे बाई मिस्टेक हो गई गलती, तो पहले उसे ठीक करते हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमसे जो गलती हुई थी वो हमारा 93 जो क्वेश्चन है, इसमें हमसे अलंकार पूछा गया था। और इसमें अलंकार कौन सा होगा? देखिए, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा। मनो, मानो, जनो, जानो, इस तरीके के शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान लेते हैं हम। उपमा में सासी से, जैसी, उसके जैसा, जैसी, इस तरीके के कुछ शब्द मिलते हैं, तो सासी से मिलते हैं तो उपमा पहचान लेते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। एक ही शब्द बहुत सारे अर्थों को चिपकाए रखे तो श्लेष हो जाता है। और जो रूपक है, ये रूपक क्या है? ये उपमा अलंकार की ही तरह होता है, लेकिन उपमा नहीं की जाती, भेद रहित आरोप होता है इसमें। जैसे बात करें चांद सा मुखड़ा या चांद जैसा खिलौना, चांद जैसा खिलौना, तो जैसा आया तो उपमा होगा। अगर चंद्र खिलौना कहा जाए कि चांद ही खिलौना है, चंद्र खिलौना, तो चांद को ही खिलौना मान लेना तो रूपक होगा। इसी तरह चांदी की रेखा, अगर चांदी जैसी रेखा आता तो उपमा अलंकार हो जाता। चांदी जैसी रेखा नहीं आया, यहाँ पर चांदी को ही चांदी की रेखा मान लिया गया है, चांदी की ही रेखा, तो इसलिए यह रूपक हो जाएगा। इसमें भेद रहित आरोप है, चांदी जैसी रेखा नहीं कहा गया है, यहाँ पर चांदी को ही रेखा माना गया है। ठीक, चांदी की रेखा, तो इस तरह से ये रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न गलत हुआ था, इसमें हमने श्लेष लगा दिया था जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा रूपक अलंकार। अब हम बात करेंगे सीटेट जो 28 जुलाई 2013 को हुआ था, इसकी हिंदी देखेंगे कैसी हिंदी पूछी गई थी इसमें। ठीक, तो इसमें भाग 4 है, इसमें आपकी भाषा फर्स्ट दी गई है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी है आपकी। तो इसमें पहले गद्यांश दिया है, गद्यांश पढ़ेंगे और निर्देश दिए हैं। प्रश्न संख्या 91 से 99 मतलब 99 तक क्या है, गद्यांश में से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको लगाएंगे। चलिए पहले गद्यांश पढ़ते हैं। जैसे, समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। ठीक, छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। ठीक है, बना हुआ है। इसी तरह इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है? ठीक, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की शाला न आज तक कहीं खुली है और न ही खुलती दिखती है। समाज और सत्ता
दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं हैं या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। तो ये था आपका गद्यांश। तो इसमें से लगाएंगे हम प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है इसमें, यानी 91 है इसमें, भी शब्द क्या है? भी शब्द है क्रिया है या क्रिया विशेषण है या फिर संबंधवाचक है या फिर निपात है? तो आप जानते हैं ही, भी, तो ये सभी क्या है? ये निपात हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ, निपात। इसी तरह अगला है 92। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि क्या है? यह भी है कि वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द है। तो सच्चाई पर डैश दिया गया है, सच्चाई शब्द है, इसको रेखांकित किया गया है और पूछा गया है कि जो सच्चाई है इसका समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो सच्चाई का समानार्थी शब्द सूक्ति, वास्तविक या वास्तविकता या फिर सद्वचन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ। सच्चा होता तो सच्चा का वास्तविक होता, लेकिन यहाँ पर सच्चाई पूछा है। सच्चाई का जो समानार्थी है वो होगा वास्तविकता। ठीक। अगला है 93। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? तो जैसा कि गद्यांश में पढ़ा हमने, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। बच्चों के बारे में न जानना, माता पिता बनने का अर्थ न जानना, दाम्पत्य का अर्थ न जानना या फिर घर बसाने की जल्दी करना। तो घर के टूटने बिखरने का क्या मुख्य कारण होता है? इसमें आपका सही ऑप्शन जो होगा थर्ड हो जाएगा। जो दाम्पत्य होते हैं, दाम्पत्य दिया है जो आपका गद्यांश है उसमें, तो दाम्पत्य का अर्थ न जानना, यानी माता पिता होना तो ठीक है, लेकिन दंपत्ति पहले आपस में ही सुलह नहीं होगी। तो इस तरह से क्या है, जो आपका गद्यांश है उसमें दाम्पत्य ही दे रखा है, गद्यांश में से ही छाटने हैं प्रश्न। तो दाम्पत्य का अर्थ न जानना, यही घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण है। अगला है 94। हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है? बच्चों को स्कूल न भेजने का, ठीक, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का या फिर बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का। तो इसमें आपका सही जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को क्या आग्रह बना हुआ है? किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है? छोटे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी होती है स्कूल छोड़ने की, 2-2.5 साल के हुए फिर उनको स्कूल भेज दिया जाता है, तो ये प्रचलन है। इसी तरह अगला है 95। लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? पति पत्नी बनने का, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का या फिर छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा थर्ड, अच्छे माता पिता बनने का शिक्षण प्राप्त होना चाहिए लेखक के अनुसार। लेखक कह रहे हैं कि जो माता पिता जो बनते हैं, जो दंपत्ति, उन माता पिता को अच्छे माँ बाप कैसे बन सकते हैं, इस चीज़ का शिक्षण देना चाहिए दंपत्तियों को। ठीक, तो आपका ये थर्ड सही हो जाएगा। अगला है, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सकें, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सकें। अगला है फोर्थ ऑप्शन, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा आपका फोर्थ, माता पिता को बच्चों को सही शिक्षा, ठीक है, सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सही शिक्षा के बारे में जानेंगे तो बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसी तरह अगला है 97। समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? नहीं की बात की जा रही है। ठीक, तो अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति या फिर माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण न करने के प्रति। तो समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? इसमें आपका सही ऑप्शन होगा थर्ड,
ये सही हो जाएगा। घर बसाने की शिक्षा देने की जो पाठशाला होनी चाहिए उसके प्रति सरकार और सत्ता क्या है, सजग नहीं है। ठीक, तो शाला खोलने के प्रति कोई ध्यान नहीं है सत्ता का, सरकार का, जिसमें दंपत्तियों को दंपत्ति होने का, माता पिता होने का शिक्षण दिया जा सके। इसी तरह अगला है 98। लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, माता पिता के शिक्षा स्तर को। तो लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? इसमें आपका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, दाम्पत्य की शुरुआत। जो दंपत्ति होते हैं, कपल होते हैं, उनकी शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, लेखक के अनुसार ये सही हो जाएगा। अगला है 99। माता पिता शब्द युग्म है, कैसा है ये शब्द युग्म? सार्थक, निरर्थक, यानी ये सार्थक है, ये निरर्थक है, ऐसे पूछा जा रहा है शब्द युग्म, या फिर सार्थक शब्द युग्म, या निरर्थक शब्द युग्म, या पुनरुक्त शब्द युग्म। पुनरुक्त का मतलब एक जैसे ही शब्द बार बार आए, तो एक जैसे तो नहीं है, ये अलग अलग हैं। सार्थक शब्द, तो सार्थक देखते हैं अभी, और निरर्थक दोनों अपना अर्थ रखते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। दोनों ही कैसे हैं? सार्थक। माता शब्द भी सार्थक है और पिता शब्द भी सार्थक है। तो ये दोनों जो शब्दों का जो युग्म है, ये कैसा है? ये सार्थक शब्द युग्म है। अब हम आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 100 से 105 तक जो प्रश्न दिए गए हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पूछो किसी भाग्यवादी से। इसमें आपकी क्या दे रखी है? कविता की कुछ लाइनें दे रखी हैं, कविता में से छांटेंगे हम। 100 से 105 जो प्रश्न दे रखे हैं, तो जो कविता की लाइनें हैं, पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। तो इसमें देखिए क्या पूछा है, प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह हैं। तो प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र, या फिर प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, या प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र, या फिर प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका देखिए फोर्थ सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रति है, प्र नहीं है, प्रति दिया है, यहाँ पर प्रति है, यहाँ पर भी प्रति है, और ये जो है प्र, इसमें तीनों प्र उपसर्ग दिए हैं, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। ठीक, तो ये सही हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 101। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? रत्नों का, विधि के विधान का, भाग्यवाद का, या फिर वसुधा का। तो कवि ने किसका खंडन किया है? कवि ने खंडन किया है भाग्यवाद का। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है विधि अंक से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? न्यायवादी का, या फिर न्यायिक का, विधाता का जो लिखा होना इसका, या फिर भाग्य का लिखा हुआ। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, भाग्य का लिखा हुआ। विधि अंक से तात्पर्य मतलब विधि अंक का मतलब क्या है, मीन्स पूछा है यहाँ पर, तो भाग्य का लिखा हुआ, विधि अंक, अंक मतलब जो लिखा गया है, तो ये आपका फोर्थ सही हो जाएगा। अगला है कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? रत्न स्वयं प्रकाश युक्त ही हो उठते, रत्न मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती, या फिर धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। तो इसमें आपका सही हो जाएगा फोर्थ। कवि ने अपनी कविता की लाइनों में कहा है, यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। ठीक, जैसे कि लिखा था, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। तो यहाँ पर धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देने की बात हो रही है, तो फोर्थ सही हो जाएगा। अगला है तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? उगल, रतन, प्रबल, या फिर स्वयं। तो यहाँ पर तुकबंदी के कारण कोई ऐसा शब्द है जो बदले के रूप में, यानी तुक मिलाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जैसे दिया था, यदि विधि अंक प्रबल है,
तो पद पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, प्रबल और उगल ये तुक मिल रहा है इनका। ठीक, अगला है, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है। वसुधा, वसुधा मतलब धरती, धरा, पृथ्वी, भू। तो जलधि, वसुंधरा, महीप, वारिधि क्या है इसमें। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब धरती होता है, पृथ्वी। ठीक है, और वसुधा और वसुंधरा एक ही बात है। पृथ्वी, धरा, भूमि ये सब धरती के ही समानार्थी हैं। अगला दे रखा है निर्देश, प्रश्न संख्या 106 से 120 तक निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। तो अब थोड़ी पेडागोजी कर लेते हैं। जैसे कि प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 106, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। सबसे बेहतर तरीका क्या है। शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए शब्दों को दोहराने के लिए कहना। देखिए, दोहराना नेगेटिव वर्ड, पढ़वाना, शब्द पढ़वाना, ये भी एक तरह से रट्टा मार विद्या हुई या फिर रटवाना हो गया। प्रश्नों के उत्तर पूछना, सिर्फ ये भी एक रटने की बात हुई, सिर्फ प्रश्नों के उत्तर ही पूछे जाएं तो बच्चे उत्तर रट लेंगे। लेकिन जो मौखिक भाषा है इसका सतत आकलन कैसे किया जा सकता है, सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। इसमें आप बच्चे को विभिन्न संदर्भों में बातचीत करने के लिए कहेंगे। जैसे बच्चे को कोई प्ले रोल दे दीजिए, बच्चे कोई नाटक करें, उसमें कोई राजा बने, कोई मंत्री बने, कोई सिपाही बने, कोई चोर बने, कोई कुछ बने। तो अपनी अपनी बात कैसे रखेंगे, राजा का क्या एटीट्यूड होगा, राजा किस तरीके से बात करेगा, मंत्री किस तरीके से बात करेगा, चोर किस तरीके से बिहेव करेगा। तो ये सब क्या है, विभिन्न संदर्भ, विभिन्न स्थिति में अपनी बात रखना या अपने अनुभव व्यक्त करना। तो इस तरह से ये भाषा के अवसर हो जाते हैं, किस तरीके से बच्चा कौन सी स्थिति में किस तरीके से बात करेगा। तो इससे सतत आकलन करने के लिए बच्चे को क्या है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत के अवसर दिए जाएं। इसी तरह अगला हो जाएगा, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है। वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, या फिर पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। तो इसमें भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है इसका। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें थर्ड सही हो जाएगा। कैसे, देखिए, भाषा में सतत और व्यापक आकलन की बात की जा रही है, तो थर्ड कह रहा है भाषा के मौखिक। देखिए, पहले इसमें देखते हैं, अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता, मतलब बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बिना गलती करे कुछ नया सीख जाए, मतलब सही सीखे। बच्चे तो गलतियां करते हैं, और आपको पता होगा कि जो गलतियां होती हैं ये सीखने का पार्ट होती हैं। बच्चे के लिए गलती करना भी ज़रूरी होता है। ठीक, गलती करके जब वो सही चीज़ सीखता है तो एकदम छप जाती है, या कह सकते हैं गांठ बांध लेता है बच्चा कि हमसे ये गलत हुआ। अब ये इसका सही आंसर ये है, तो बच्चा फिर गलती नहीं करेगा। और यहाँ पर व्याकरण की बात हो रही है, और यहाँ पर पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, तो ये ठीक है, लेकिन सबसे सटीक, सबसे अच्छा आंसर तो यही होगा ना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। अगर बच्चे को कहा जाए बच्चा अपनी मौखिक अभिव्यक्ति करे, तो बच्चे को मौखिक अवसर दीजिए। अगर बच्चों से कहें कि अपने विचार लिखिए, तो बच्चे क्या करेंगे, लिखित रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। अगला है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। नहीं, कहाँ पर नहीं होगा। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, या फिर ये तो होगा, ठीक, या फिर सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। देखिए, नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का साथ ही नेगेटिव होता है। यहाँ पर बाध्य होने की बात की जा रही है। देखिए, जो दृश्य श्रव्य साधन होते हैं, इनसे क्या होता है, आधुनिक तकनीकी जो
बच्चे कहते हैं ना एक्टिविटी करके या कुछ दिखा के तकनीक के साथ में बच्चों को सिखाते हैं तो सीख पाते हैं अच्छे से। तकनीक वर्ड है ये सही है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए ये भी सही है। सब बच्चों पर ध्यान देना पड़ता है और देना चाहिए भी। और यहाँ पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाया जाए तो इससे रुचिकर भी बनाया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री जो रखेंगे बच्चों के सामने तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे तो बच्चे रुचि से सीखेंगे, रुचि के साथ सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो विद्यालय प्रमुख जो होता है इसके निर्देशों का पालन करने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री साधनों का प्रयोग करें, ये गलत है। यहाँ पर बाध्यता की बात हो जाती है तो गलत का भाई गलत। अगला है 109 पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए या फिर तत्सम प्रधान होनी चाहिए या तद्भव प्रधान होनी चाहिए या आधिकारिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। देखिए तत्सम मतलब हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा की तरह होनी चाहिए या फिर तद्भव हिंदी प्रधान होनी चाहिए। प्रधान का मतलब होता है वैसी ही या भी, या मतलब प्रधान कह सकते हैं बाध्यता एक तरह से कह सकते हैं कि तत्सम ही होनी चाहिए या तत्सम प्रधान होनी चाहिए। तो ये सभी गलत हो जाएंगे। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, बच्चों की घर की व समुदाय की जो भाषा है यानी कह सकते हैं बच्चे की मातृभाषा है, मदर टंग है, उससे मिलती जुलती भाषा होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की भाषा। तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला है 110 प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है प्राथमिक स्तर पर बच्चे को कैसे भाषा सिखाई जाए। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना या फिर भाषा का प्रयोग सिखाना। देखिए यहाँ पर आपकी व्याकरण मिल गई, नेगेटिव वर्ड है। उच्च स्तरीय साहित्य, प्राइमरी की बात हो रही है, प्राथमिक स्तर, तो उच्च स्तर की पुस्तकों को बच्चा कैसे समझ पाएगा। तो ऐसे ही इसमें जो भाषा का प्रयोग सिखाना है ये और ये, इन दोनों में से आप सोचिए कौन सा हो सकता है। इसमें वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट कराना, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं छोटे होते हैं उनमें इतनी समझ नहीं होती है, वो विज्ञान का मतलब भी नहीं समझते। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा सबसे सही सटीक सर्वाधिक जो सही बैठेगा वो आपका भाषा का प्रयोग सिखाना, ये सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका फोर्थ सही हो जाएगा। अगला है 111 घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी हो। सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है या सदैव टकराहट से गुजरती है। तो देखिए जो सदैव और सदैव इनकी बात हो रही है, ये बाध्यता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये सभी गलत हो जाएंगे। सदैव टकराहट मतलब सदैव टकराहट में नहीं हो सकती, या फिर सदैव समान नहीं हो सकती और सदैव अलग भी नहीं हो सकती। समान हो सकती है, मिलती जुलती हो सकती है, समान का मतलब है मिलती जुलती हो सकती है। तो आपका थर्ड सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है सबसे अधिक महत्वपूर्ण? भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। देखिए याद करने की बात आ गई और व्याकरण की बात आ गई, व्याकरण के नियमों को याद कराने की बात हो रही है, नेगेटिव है। और देखिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तक सिर्फ पाठ्य पुस्तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जो प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं उनका जो ज्ञान है वो सिर्फ पुस्तकों के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, पुस्तकों का सहारा लिया जाता है, साधन बनाई जाती है। तो पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा। और आपका उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, बच्चे उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्रों को भी नहीं समझ पाते हैं, यानी ये भी इन बच्चों के लिए गलत होगा। ठीक, तो सबसे सही आंसर होगा अवसर। अवसर की बात हो तो वो सबसे अच्छा होता है आंसर, भाषा प्रयोग के अवसर, ये सही हो जाएगा। अगला है 113 हिंदी भाषा के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। क्या हो सकता है? बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें या उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। देखिए उच्च स्तरीय लेखन सामग्री नेगेटिव वर्ड,
सुंदर ढंग से छपी हुई पुस्तकें, सुंदर ढंग से छपी हुई पुस्तकें कम महत्वपूर्ण है। शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे अच्छा साधन क्या हो सकता है? बाल साहित्य का विविध उपयोग, यानी बच्चों को चित्रों के माध्यम से उसमें कुछ बाल साहित्य होना चाहिए, कह सकते हैं। कुछ छपा है, कोई कहानी है, तो वहाँ पर वर्णन हो चित्रों के माध्यम से। बच्चे चित्रों के देख कर समझते हैं और रुचि के साथ पढ़ते हैं। तो सही जो आपका आंसर होगा ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 114। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों ही की बात हो गई, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो आपका सही सबसे सटीक जो आंसर होगा वो 4th हो जाएगा। 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी, जैसे मैंने ये बताया कहानी देते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें चित्र बनाए होते हैं। चित्रों के माध्यम से बच्चे कहानी समझ लेते हैं और रुचि के साथ में, मतलब बच्चों को रुचि आने लगती है, तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं बच्चे। तो इसमें देखिए 2 ही पात्र ही आ गया, ये वर्ड है जिसमें बहुत सारे पात्र हों। बहुत सारे पात्र का कोई मतलब नहीं है। जो बहुत छोटी हो, तो ऐसा भी कोई निश्चित नहीं है। तो सही आंसर आपका 4th हो जाएगा। अगला है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना चाहिए। देखिए केवल आ गया। सेकंड ऑप्शन है कविता और कहानी के द्वारा केवल, ये भी गलत है, ठीक है। श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, या फिर बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो इन दोनों में से छांटिए कौन सा सही हो सकता है इसमें। तो इसमें आपका 3rd सही हो जाएगा। बच्चों की रचनात्मकता, यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात हो रही है, सृजनात्मकता या रचनात्मकता, और मौलिकता को जो पोषित करता है। तो भाषा शिक्षण की जो प्राथमिकता है प्राथमिक स्तर पर यही होनी चाहिए। बच्चों में रचनात्मकता, सृजनात्मकता आनी चाहिए, और मौलिकता मतलब सही प्रयोग। अगला है 116। पढ़ने का प्रारंभ कब से करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए? वर्णमाला से होना चाहिए, या कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए? तो देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है पढ़ने का प्रयास, कोई ज़रूरी नहीं है कि पुस्तक ही पढ़ाई जाए बच्चे को। वर्णमाला का जिक्र किया जा रहा है तो बच्चा डायरेक्ट वर्णमाला नहीं सीखता। बच्चों को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, बच्चों से बातचीत की जाती है, तो ये गलत होगा। कहानियों से होना चाहिए, तो पढ़ने का प्रारंभ बच्चे कहानी भी नहीं समझ पाते हैं इतने अच्छे से। कहानी का अगर अर्थ समझें, या मतलब कह सकते हैं कोई कहानी बच्चे की समझ में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। कविताओं से होना चाहिए। सबसे सही जो होगा आपका 4th हो जाएगा। अर्थपूर्ण, चाहे वो कविता हो, कविता समझ में आनी चाहिए, कविता का भाव अर्थ समझ में आना चाहिए बच्चे के, या कोई कहानी हो लेकिन बच्चे के लिए कैसी हो, अर्थपूर्ण सामग्री हो, बच्चे के समझ में आना चाहिए। फिर आपकी जो वर्णमाला होती है ये तो बच्चे को रट के ही सिखाई जाती है। तो जो अर्थपूर्ण जो आपकी सामग्री है ये कुछ भी हो सकता है, चित्रों के माध्यम से बच्चों को दिखा के सिखाया जा सकता है। तो आपका 116 का क्या होगा, 4th सही हो जाएगा। 117, इसमें क्या है? भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। देखिए अनिवार्य आ गया। अनिवार्य शब्द कैसा है, नेगेटिव है। हमने कीवर्ड्स जाने थे, उसमें कुछ शब्दों को जाना जिन पर हमने जिक्र किया था, कौन से सही होते हैं और कौन से गलत होते हैं। तो अनिवार्य आपका गलत होता है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। तो देखिए व्याकरण और अनुसरण मतलब याद करना, यानी बच्चे जो प्राथमिक स्तर है, प्राइमरी लेवल, इस पर व्याकरण की बात नहीं होती। शिक्षक के लिए ज़रूरी होता है व्याकरण के नियम जानना, लेकिन बच्चों को सिखाना ज़रूरी नहीं होता। भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। तो ये भी गलत है, नेगेटिव की बात हो रही है। कभी संबंध क्यों नहीं होता? भाषा और बोली के अनुसार ही भाषा का प्रयोग होता है, ये गलत हो जाएगा। उचित पूछा है, सबसे अच्छा। तो देखिए ये होता है सही। भाषा क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये तो हर
मैं कहूँ जब से मैंने 2-4 जो प्रैक्टिस सेट लगाए हैं पिछले, हर प्रश्न मतलब हर सेट में मिला है ये ऑप्शन। तो ज़्यादातर ये ऑप्शन आता है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो भाषा के बारे में ये जिक्र होता है। आप याद रखेंगे भाषा क्या है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है 118, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह, यानी कोई नाटक हो उसका रोल प्ले कराएं, बच्चों से गतिविधि कराएं, तो इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, या फिर बच्चों को अनुशासित रखना। देखिए बच्चों को अनुशासित नहीं कर सकते, हम अनुशासन में नहीं रख सकते। बच्चों को अभिनय सिखाना, अभिनय की सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भाषा के लिए तो रोल प्ले कराना इसलिए आवश्यक होता है जिससे बच्चे विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान कर सके। मतलब टीचर बच्चों को अवसर देगा, विभिन्न स्थितियों में बच्चे भाषा का कैसे प्रयोग करेंगे। आपका थर्ड सही हो जाएगा। जैसे मैंने बात की, जैसे कोई नाटक दे दिया जिसमें कोई राजा है, तो राजा का रोल किस तरीके से करेगा, राजा की जो शक्ति होती है तो अपनी पावर के अनुसार अपना बैठना बोलना जो भी है उस तरीके से अपना व्यवहार रखता है। और कुछ मंत्री होते हैं, चोर सिपाही जो भी है, किसी को सज़ा देनी है, चोर किस तरीके से बात करेगा, सिपाही किस तरीके से बोलेगा, या फिर जो मंत्री है वो क्या सलाह देगा या फिर क्या आदेश देगा। तो इस तरह से बच्चों को स्थितियाँ दी जाती हैं, विभिन्न स्थितियाँ पैदा की जाती हैं और इन स्थितियों में कहा जाता है रोल प्ले कराया जाता है। तो बच्चे किस तरीके से वार्तालाप करते हैं, तो ये क्या है, अवसर है। एक बच्चों को इस तरह के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ये जो रोल प्ले है इसका यही उद्देश्य होता है, बच्चों को विभिन्न स्थिति में भाषा के अवसर प्रदान करना। अगला है 119, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। नहीं, नोट वाला पूछा है। भाषा प्रयोगशाला पर, अखबार पर, विज्ञान पर, साइन बोर्ड पर। देखिए अखबार सही है, अखबार से भाषा का क्या होता है, भाषा बिखरी हुई है, भाषा हम कह सकते हैं अखबार पढ़ते हैं तो उसमें भी भाषा का प्रयोग होता है। विज्ञान में भी कोई भाषा ही प्रयोग होती है, ठीक है। साइन बोर्ड, तो साइन बोर्ड में क्या है, बिना भाषा के थोड़ी ना बनता है साइन बोर्ड। तो जी हाँ, जो आपकी भाषा प्रयोगशाला है, भाषा की कोई प्रयोगशाला नहीं होती। ये जो ऑप्शन है, ये कथन है, ये इस पर लागू नहीं होता, ठीक है। तो प्रयोगशाला वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। अगला है आपका लास्ट 120वां प्रश्न, ये है कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में, आप भाषा शिक्षक हैं, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, या फिर उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि भी आगे गलती ना करें, और सख्त की बात हो गई, गलत हो गया, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो अगर बच्चों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे गलत सीखेंगे, ठीक है। तो टीचर का कोई महत्व ही नहीं होगा क्लास में रहने का, तो ये भी गलत हो जाएगा। उनमें शब्दों को 20 बार लिखने को, 20 बार मतलब दोहराना, रट्टा मार या फिर पुनरुक्ति कह सकते हैं, तो ये भी गलत है। आपका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों ने गलती की, तो बच्चों का जो शब्द है आप बच्चे से कहिए, बच्चे ने जो लिखा है बच्चे का लिखिए और शुद्ध है वो लिखिए, फिर उनमें कहिए देखिए बताइए अब इनमें क्या अंतर है, इसमें कौन सा शुद्ध है। तो अंतर पहचानने के लिए देंगे तो बच्चे क्या बोलते हैं, अपने जेहन में ऐसे बिठा लेंगे उस शब्द को, आगे वो गलती नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, वर्तनी संबंधी जो त्रुटियां हैं ये दूर हो जाती हैं बच्चों की। आपका सही ऑप्शन जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।